चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं करेंट अफेयर्स जो कि 8 सितंबर से बने हैं। अब इस चैनल पर हम लोग करेंट अफेयर्स के बारे में एवरीडे 6 बजे डाला जाएगा इस चैनल पर एक वीडियो करेंट अफेयर्स का। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, प्रत्येक वर्ष कब राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 4 सितंबर। कब? 4 सितंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। देखिए, स्वतंत्रता के बाद पहली बार वन नीति जो थी 1952 में लाई गई थी। कब? 1952 में। और लक्ष्य हमारा था कि 33% भारत में वनों की उपस्थिति होना अनिवार्य है और 33% हमारा लक्ष्य था। लेकिन 2019 तक, हम तो इंडियन है और इंडियन में जानते ही है कोई भी काम जो है कितनी जल्दी होता है, तो 2019 तक भी हमारा लक्ष्य ये जो था 33% का कंप्लीट नहीं हो पाया। कितना हुआ? 24.56% ही। ठीक ना। तो अब देख लेते हैं, 4 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। 5 सितंबर को आपने सेलिब्रेट किया होगा शिक्षक दिवस। और 8 सितंबर जो होता है, 8 सितंबर को हम लोग मनाते हैं साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को मनाते हैं क्या? साक्षरता दिवस। शिक्षक दिवस मन गया, शिक्षक दिवस मन गया तो शिक्षक के बाद शिक्षक क्या करते हैं? साक्षर करते हैं बच्चों को। तो साक्षरता दिवस कब? थोड़ा आगे, 3 दिन आगे, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस। 14 सितंबर जो होता है इसको मनाते हैं हम हिंदी दिवस। 14 सितंबर क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। ठीक ना, हिंदी दिवस मनाते हैं। 15 सितंबर को मनाते हैं अभियंता दिवस, इंजीनियर डे। तो ये सभी याद होगा, ठीक ना, सभी याद कराएंगे इसी वीडियो में। ये यहीं पर थोड़ा बेचैन मत हुई, थोड़ा आराम से रहिए, इस वीडियो को देखिए और इसी वीडियो में याद करेंगे भी। अभियंता दिवस कब मनाते हैं? तो 15 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर जो होता है ओजोन दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। ये जो 20 सितंबर है, 20 सितंबर को हम लोग मनाते हैं आरपीएफ दिवस। क्या मनाते हैं? आरपीएफ दिवस। आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 20 सितंबर 1985। ठीक है, याद रखिएगा कि कांग्रेस की कब स्थापना हुई थी? 1885। 1885 में ये ने किया था, 72 प्रतिनिधि उसमें थे। तो 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। और इससे 100 साल बाद क्या हुआ था? आरपीएफ की स्थापना 20 सितंबर 1985 को। 21 सितंबर जो है विश्व शांति दिवस मनाते हैं हम लोग, विश्व शांति दिवस। ठीक है। अब 27 सितंबर जो होता है पर्यटन दिवस मनाते हैं। अब थोड़ा सा याद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर शिक्षक जो होंगे क्या करेंगे? साक्षर करेंगे। यह साक्षर करने के लिए 8 को मैं क्या गया? साक्षर, एक कहानी सुनिए। साक्षर करने के लिए मैं कहाँ गया? वन में गया। ठीक ना, साक्षर करने के लिए मैं गया वन में और वहाँ पर जो जानवर थे उनको हिंदी सिखाया। क्या सिखाया? हिंदी। और हिंदी 14 को सिखाया और एक दिन बाद 15 को इंजीनियर बन गए। वह 15 क्या बन गए? इंजीनियर। और 16 को चले गए ओजोन लेयर की खोज करने, ओजोन परत की खोज करने। और फिर वहाँ से जब लौट रहे थे, दूसरे राज्य में गए थे जानवर, तो आरपीएफ वाले ने पकड़ लिया कि तुम लोग बिना टिकट के जानवर नहीं जा सकते हो। ये बेकार कहानी है लेकिन आपको याद हो जाएगी। तुम लोग टिकट को बिना नहीं जा सकते हो। लेकिन 21 तारीख को बोला गया, एक दिन बाद फिर बाद में बोला गया कि नहीं, किसी तरीके से शांति व्यवस्था इन लोगों के साथ स्थापित कीजिए, क्योंकि ये जो एजुकेटेड पर्सन है, लाइट पर्सन है। ठीक ना, क्योंकि ये ओजोन लेयर की खोज करने गए थे, तो शांति कराया गया किसी भी तरीके से। और फिर 27 को फिर बाद में लास्ट में देखिए क्या किया जाए। अब सब ने निर्णय लिया कि हम लोग भी क्या करते हैं? पर्यटन करते हैं। फिर एक बार कहानी को देख लीजिए। हम लोग क्या करने गए? साक्षर करने के लिए वन में गए। साक्षर करके हिंदी सिखाए। उसके बाद ही वो इंजीनियर, एक दिन बाद ही इंजीनियर बन गए तो ओजोन लेयर की खोज करने गए। ओजोन लेयर की खोज किए तो फिर आ रहे थे जब आरपीएफ वालों ने पकड़ लिया। फिर किसी भी तरीके से शांति वार्ता हुआ। फिर उसके बाद सभी लोगों ने निर्णय लिया कि चलिए हम भी पर्यटन घूमकर जानवर को क्या करते हैं? थोड़ा शिक्षित करते हैं कि ये भी हमारे काम है। ठीक ना, याद कर लीजिए कि साक्षर किए तो हिंदी सीख गया, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और उसके बाद एक दिन बाद ही इंजीनियर बन गया। हिंदी सीखा तो क्या बन गया? इंजीनियर। बेकार की बातें हैं लेकिन आपको याद होगी। इंजीनियर बन गया 15 सितंबर, ये सभी सितंबर में। ठीक ना, फिर उसके बाद 16 तारीख को क्या गए? ओजोन परत की खोज करने गए। 20 तारीख को आरपीएफ ने, फिर 20 को क्या किया? आरपीएफ ने घेर लिया। आरपीएफ के बाद शांति की व्यवस्था हुआ। फिर इसके बाद 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाते हैं। ठीक ना, याद रखिए। ओजोन लेयर के बारे में और जान लीजिए कि ओजोन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है O3 और इसमें सड़ी मछली का गंध आता है। ठीक ना, इसकी मोटाई जो है डॉप्सन से नापी जाती है।
किससे मापी जाती है? डोप्सन से। O3 जो होता है इस लेयर को नुकसान कौन पहुंचाता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इतना बात याद हो गए। या आप ये ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है कितना? 8, और हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या के दोगुना कर दिया जाए तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। तो ये 8 इसका परमाणु संख्या दोगुना कर दीजिएगा तो 16, दोगुना कीजिएगा 8 का तो कितना हो जाएगा? 16। तो 16 क्या होगी? ओजोन दिवस। O3 जो होता है ऑक्सीजन, O3 ओजोन का सूत्र होता है, O3 ऑक्सीजन का, ओजोन का सूत्र होता है, और एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, 8 को दोगुना करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान ही इसका क्या होता है? दिवस। तो O3 या O ऑक्सीजन का 8, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 20 सितंबर RPF दिवस, 21 शांति दिवस, विश्व शांति दिवस, और 27 पर्यटन दिवस। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और स्वतंत्रता के बाद बताया गया था। नेक्स्ट 2 नंबर देखते हैं। किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं की 33% आरक्षण की घोषणा की? किस राज्य ने महिलाओं की 33% पुलिस बलों में आरक्षण की घोषणा की? तो वह है हमारी राजस्थान सरकार। कौन? राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? तो राजस्थान में राज कर रहे हैं सीएम ना। सीएम क्या है? राजा की तरह राज कर रहे हैं। ठीक है, राज कर रहे हैं। तो राजा जो होते हैं क्या करते हैं? या तो अयासी करते हैं या भजन गाते हैं, दो ही काम करते हैं। तो यहाँ पर राजा जो है भजन कर रहे हैं, तो नाम हो जाएगा इनका भजन लाल शर्मा। कौन होंगे? भजन लाल शर्मा। गवर्नमेंट की बात की जाए, यहाँ पर गवर्नर की बात की जाए तो हरिभाऊ बागड़े यहाँ पर गवर्नर है, और भजन कर रहे हैं भजन लाल शर्मा यहाँ पर राजस्थान में राजा की तरफ। यहाँ पर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की 25 सीटें हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो यहाँ पर राज्यसभा की 10 सीटें। ठीक है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। राजस्थान के नागौर में कब हुआ था? 1959। याद रखिएगा, 1959 में हुआ था राजस्थान के नागौर में। ठीक ना। 1974 में पोखरण में, राजस्थान का जो पोखरण है वहां पर परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसका एक कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक ना। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो हमारी प्रिय इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक ना। इंग्लिश भी मैं जानता हूँ थोड़ा। तो इंदिरा गांधी यहाँ पर क्या थी? यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थी। अगर हम लोग बात करें तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी, लेकिन हम लोग वर्ल्ड में बात करें कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री तो रोबर्ट वालपोल। ठीक ना। और दुनिया में हम लोग बात करें राष्ट्रपति की तो प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे श्रीलंका के श्रीमाओ भंडार नायके। ठीक ना। 1998 में एक और परीक्षण होता है यहाँ पर, और उसका नाम होता है शक्ति। क्या नाम होता है? शक्ति। ये इस समय पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्या थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक ना। तो एक बार हुआ था स्माइलिंग बुद्धा, फर्स्ट बार जो हुआ था उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, सेकेंड बार जो हुआ था उसका नाम था शक्ति, और ये थे हमारे परमाणु परीक्षण। पहले बुद्ध क्या कर रहे हैं? स्माइल कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ठीक ना, स्माइल कर रहे हैं। फिर बाद में क्या होंगे? अपने शक्ति को दिखाएंगे। ठीक ना। तो फर्स्ट वाला स्माइलिंग बुद्धा, सेकंड वाला शक्ति। शक्ति हमारे कौन लॉन्च किए थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी उस समय पीएम थे, और ये इंदिरा गांधी उस समय थी स्माइलिंग बुद्धा के समय। और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर परमाणु संयंत्र कौन है? रावत भाटा। रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। राजस्थान में तारापुर जो है, तारापुर परमाणु संयंत्र जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में। और बोले कि सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन है? तारापुर। कैगा जो है कर्नाटक में है। क से कैगा, क से कर्नाटक, नोट कर लीजिएगा। कुंडनकुलम और कल्पक्कम, नाम से ही पता चल जाना चाहिए। कुंडनकुलम, कल्पक्कम ये आपके मिलेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु। ठीक है। तो चलिए 3 नंबर देखिए। किस विधानसभा में पहली बार शून्यकाल परंपरा की शुरुआत की है? शून्यकाल परंपरा क्या होता है? मतलब इंटरवल टाइम, जैसे संसद में ये होता था प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित प्रश्नों का काल। ठीक ना। तो ये संसद में होता था, लेकिन विधानसभा में पहली बार किसने प्रारंभ किया है? तो किसने प्रारंभ किया है? याद रखिएगा, HP हॉर्स पावर नहीं, हिमाचल प्रदेश। ठीक ना। किसने? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर बात की जाए यहाँ के सीएम के, तो यहाँ पर सीएम हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू।
सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत ठंडा पड़ रहा है, ठंडा में इंसान क्या हो गया है, सूख गए हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, याद करने के लिए ये सब बकवास बातें हैं, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश में पड़ती है बहुत ज़्यादा ठंड, और ठंड के कारण यहाँ पर क्या हो गए हैं, गर्मी से सूखता है ना इंसान, लेकिन ये उल्टा हो गया है, सूख गए हैं। तो यहाँ पर सीएम हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। यहाँ की गर्मी में राजधानी जो होती है शिमला की, शिमला होती है ना, हिमाचल प्रदेश की शिमला होती है, लेकिन कब होती है, गर्मी में यहाँ पर इसकी कैपिटल जो होती है शिमला हो जाती है। ठंडी में, सर्दी में, उल्टा लिख दिया, सर्दी में यहाँ पर क्या हो जाती है, धर्मशाला, सर्दी में धर्मशाला, ठीक ना। जैसे पाठशाला होता है, पाठशाला में इंसान पढ़ाई करवाता है बच्चों को, तो ज़्यादा गर्मी उनके अंदर नहीं रहती है, जब अच्छी तरीक़े से शिक्षित होता है इंसान तब। लेकिन ये जो छोटे छोटे आजकल हो रहे हैं, गाना लगा के जातिवाद और कलर खड़ा करके, पिस्टल खड़ा करके कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा एजुकेशन हो जाएगा, तो पाठशाला में होगा एजुकेशन, और एजुकेशन से आएगी आपकी सर्दी, ठीक ना, स्थिर होगा आपका शरीर। लेकिन गर्मी के कारण यहाँ पर गर्मी की कैपिटल हो जाती है शिमला। शिमला मिर्च खाते हैं तो क्या होता है, बेचैनी होती है ना शरीर में, बिल्कुल जैसे गर्मी में होती है। तो गर्मी की कैपिटल शिमला। राज्य पुष्प की बात की जाए तो यहाँ के नेशनल जो फ्लावर हैं, यहाँ के क्या ये है स्टेट के जो फ्लावर है, अच्छा, ब्रह्म कमल, ठीक है। यहाँ पर राज्य पशु की बात की जाए, राजकीय पशु हिमाचल प्रदेश की, तो कस्तूरी मृग, कस्तूरी एक गाना भी है ना, तो कस्तूरी मृग यहाँ पर क्या है, ये राज्य पशु है। भाखड़ा नांगल और नाथपा झाकड़ी, दो ये बांध वाली परियोजना है, भाखड़ा नांगल और नाथपा झाकड़ी, ये जो है हमारी सतलज नदी पर, किस नदी पर, सतलज नदी पर। पंडोह और पोग दामू, ये भी दो बांध वाली परियोजना है। पंडोह और पोग दामू ये हमारी है ब्यास नदी पर, पंडोह और पोग दामू। चामेर दामू जो है हमारी रावी नदी पर है, किस नदी पर, रावी नदी पर। भाखड़ा नांगल नाथपा झाकड़ी सतलज नदी पर, पंडोह पोग दामू ब्यास नदी पर, चामेर दामू रावी नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, वृंदावन ग्राम परियोजना और गीता भवन परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई? नाम देख लीजिए आप लोग, वृंदावन ग्राम योजना, वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन, नाम से कनेक्ट कीजिएगा कि ये यूपी में है वृंदावन, ठीक ना। लेकिन यूपी में ये अधिकतर कृष्ण जी को माना जाता है कि ये क्या थे, यादव, यदुवंशी थे, यादव के खानदान के थे, तो ये यादव ही ना शुरुआत करेंगे भाई। तो कौन शुरुआत किए हैं, मोहन यादव। मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के ये जो परियोजनाएं हैं, वृंदावन ग्राम योजना, यूपी मत मार दीजिएगा, वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना किसने शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार। यहाँ के सीएम की बात की जाए तो म से मध्य प्रदेश, म से मोहन यादव, ठीक है। मोहन यादव ही यादव अधिकतर वृंदावन और गीता भवन, ठीक ना। यहाँ से कनेक्ट कीजिएगा कि यादव लोगों का ये फेवरेट स्थान है वृंदावन और गीता, जो लिखे हैं कृष्ण भगवान ने, ठीक है। गीता वही ना, उनके वचनों का संलेख है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर जो है, गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाते हैं? गगनचुंबी इमारत दिवस, तो ये हम मनाते हैं 3 सितंबर। अभी हम लोगों ने एक और दिवस के बारे में बात किया था, तो 3 सितंबर को मनाते हैं गगनचुंबी इमारत दिवस। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था 3 को गगनचुंबी दिवस, गगनचुंबी इमारत दिवस। 4 को अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था, 4 को क्या मनाते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। 5 को शिक्षक दिवस, 8 को साक्षरता दिवस, 14 को हिंदी दिवस, 15 को इंजीनियर दिवस, अभियंता दिवस, 16 को ओजोन दिवस, 20 को आरपीएफ की स्थापना दिवस, 21 को विश्व शांति दिवस, 27 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर, ये 3 सितंबर को राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं वर्ल्ड में पूरे, ठीक ना। इसके जनक कौन थे, तो एच सुलीवन इसके जनक माना जाता है गगनचुंबी इमारत को, और इनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है गगनचुंबी इमारत दिवस। अभी यहाँ पर दुनिया की पहली ये इमारत बनाए थे एच सुलीवन, शिकागो में जो थी 10 मंजिला इमारत थी, ठीक ना। गर्भगृह भी उसका नाम शायद था। तो 1885 में ये बनाए थे। और बात की जाए तो 1885 इंपॉर्टेंट डेट होता है हमारे लिए। 1885 क्यों होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने कब की थी, 1885 में। 72 प्रतिनिधि उस समय मौजूद थे, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे जो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है।
इनको ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है। और ऑन ब्रिटिश रूल पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। और इसमें इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इन्होंने एक और बुक लिखा था पारसी रिलीजन, क्योंकि ये पारसी धर्म से आते थे तो पारसी रिलीजन में लिखा था। पॉवर्टी ऑफ इंडिया भी लिखा था इन्होंने। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना भी इन्होंने किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। और 85 में कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? 1885 में। तो सबसे पहली जो बैठक थी इसकी बुलाई गई थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। पुणे में बुलाना था इसकी बैठक, लेकिन मुंबई में बुलाई गई थी क्योंकि पुणे में जो था पूरी तरीके से प्लेग फैल चुका था। और प्लेग क्या होता है? तो चूहे वाली एक बीमारी होती है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने कहा जल संचय जन भागीदारी पहल की प्रारंभ की है? तो जल संचय जन भागीदारी ये परियोजना जो है कहाँ पर? तो अपने ही गांव, अपने ही राज्य में शुरू किया है प्रधानमंत्री जी। अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो वहाँ पर गुजरात में। कहाँ पर इन्होंने शुरू किया है? तो गुजरात में इन्होंने, अभी देखे होंगे आप लोग, न्यूज़ भी पढ़े होंगे कि गुजरात में बहुत ज़्यादा पानी लग गया था शहरों में। तो जल संचय जन भागीदारी योजना कहाँ पर? परियोजना जो है गुजरात में शुरू किया इन्होंने। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में ही हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी निभाया था। तो 2 अक्टूबर 1869 को वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है। बताइए, कमेंट कीजिएगा कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया? ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह। और पहला सत्याग्रह भारत का चंपारण सत्याग्रह। ठीक ना। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अभी कौन है? तो CR पाटिल है अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। 1 मई 1960 को जो है हमारा गुजरात का गठन होता है। और याद रखिएगा कि इसी समय महाराष्ट्र का भी हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का एक ही समय गठन हुआ था 1960 में। ठीक है। 33 जिला इसमें है। फर्स्ट CM की बात की जाए तो फर्स्ट CM यहाँ पर है जीवाराम मेहता। फर्स्ट मेल CM है जीवाराम मेहता। अगर वहीं फीमेल CM की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल, नाम सुना होगा आपने, आनंदीबेन पटेल। बेन वर्ड ना जाने क्यों गुजरात में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है। तो ये जरा बात याद रखिएगा कि गुजरात में हुआ था। फर्स्ट यहाँ पर CM हुए जीवाराम मेहता। फीमेल CM की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की स्थापना हुआ था, गठन हुआ था। और कांडला बंदरगाह यहाँ पर आप लोग देखे होंगे। कांडला बंदरगाह यहाँ पर गुजरात में। नहावा से हवा एक बंदरगाह है जिसको जवाहरलाल नेहरू, नहावा से हवा, ठीक ना, एक बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र में है जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोलते हैं। और लंबी नदी यहाँ पर कौन सी है? भादर। सबसे लंबी नदी अगर भारत में बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। ये जो है गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। लोक नृत्य की बात की जाए तो यहाँ पर गरबा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक ना, ऐसा 2 डंडे लेके खेलती रहे तो वो क्या होता है? लोक नृत्य। यहाँ क्या है? गरबा। ठीक है। और लोक नृत्य के बारे में और बात की जाए तो सत्रिया जो है नया न्यूनतम लोक नृत्य है असम का। ठीक है। अब यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का यूनिटी है। और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल करके स्टेडियम भी था जिसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया है। सबसे बड़ा स्टेडियम है वह। और बात की जाए तो इनकी मूर्ति जो है 182 मीटर ऊंची है, 182 फीट ऊंची है। और इसके मूर्तिकार हैं राम विसुतार। कौन है? राम विसुतार। ठीक है। कमेंट कीजिएगा कि जो राम जी के प्रतिमा ये जो अयोध्या में बना हुआ है उसके मूर्तिकार कौन थे? ठीक है। ये चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था और ये महात्मा गांधी का भारत का पहला सत्याग्रह था। ठीक है। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? लिखिएगा। ओणम जो है, ओणम महोत्सव की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर होती है ओणम की? तो ओणम की होती है केरल। ओणम की कहाँ पर शुरुआत होती है? केरल में। यह 10 दिनों का त्यौहार होता है केरल में। सबसे साक्षरता दर ज़्यादा कहाँ पर है? केरल में। बात की जाए यहाँ पर जिला तो जिला है सिर्फ 14 जिला, सिर्फ 14 जिला। बिहार में बात की जाए तो 38 जिला हैं, सिर्फ यहाँ पर 14 जिला। और अच्छे से कनेक्ट कर लेता है ये और अच्छे से शिक्षा दे पाता है सभी जिलों को, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके
अच्छी तरीके से चला पाता है अपने शासन को केरल। राजा यहाँ महाबली के स्वागत में ये ओणम जो उत्सव है राजा महाबली की स्वागत में मनाया जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु को बोला जाता है महाबली, ठीक है। तो भगवान विष्णु का त्यौहार होता है ये ओणम, ठीक है ना। 10 दिवसीय त्यौहार होता है ओणम। और 1 नवंबर 1956 को जो है उड़ीसा की क्या होती है, ये केरल की ओणम, केरल याद रखिएगा, उड़ीसा मत मार दीजिएगा। तो 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर, मालाबार और कोचीन, त्रावणकोर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मालाबार, कोचीन, इन तीनों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग केरल। कथकली जो है यहाँ का लोक नृत्य है। कथकली यहाँ पर ये लोक नृत्य है कथकली। और बताइएगा कि आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कौन है। कथकली यहाँ पर लोक नृत्य है और एक नृत्य होता है थुलाल यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा इतना हुआ। केरल का भी सीएम समझ लीजिएगा, केरल का सीएम कौन है, पिनराई विजयन। पिनराई विजयन यहाँ के आए हैं हमारे सीएम, ठीक है। गुजरात का सीएम कौन है, गुजरात का सीएम कमेंट कीजिएगा गुजरात के सीएम के बारे में। 8 नंबर, भारतीय तटरक्षक बल ने 2024 में किस देश में आयोजित HACGAM हॉकगम, ठीक ना, नाम भी अजीब है, हॉकगम में भाग लिया है। तटरक्षक मतलब नेवी वाला, नेवी वाले जो हमारे सैनिक हैं उन्होंने 2024 में हैकगम एक ये नेवी जो है सैन्य अभ्यास है यहाँ पर भाग लिया है। कहाँ पर, तो ये हुआ था दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कैपिटल जो हो जाएगी सियोल। दक्षिण कोरिया की कैपिटल कहाँ पर होगी, कैपिटल इसकी होगी सियोल। और बात की जाए तो जस्ट इसके ऊपर आप लोग देखेंगे ये होगी सियोल। जस्ट इसके ऊपर देखेंगे तो ये हमारे अगर नॉर्थ कोरिया है, बताया था ना किसी भी मैप जगह जब हम पढ़ते हैं तो ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है। तो ये हमारा साउथ कोरिया का है सियोल, साउथ कोरिया का है सियोल। और जब नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो ये होता है प्योंगयांग, प्योंगयांग। और यहाँ के बताइए अभी किंग कौन है, किम जोंग उन, और अभी वहाँ पर आया है बाढ़, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात समझ गए हम लोग। यहाँ पर पीएम की बात की जाए तो हान डक सू, हान डक सू। और अभी अभी थाईलैंड के एक नई बहुत ही यंग लेडी पीएम बनी है, वीडियो डाला गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके पिता भी पीएम थे और उसके खानदान में 3-4 पीएम थे, ठीक ना। अभी यंग पीएम थाईलैंड की बन गई है। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, एक जगह आप लोग देखेंगे मैप में, एशिया कॉन्टिनेंट में है ये, ठीक है। और ये दक्षिण कोरिया भी एशिया कॉन्टिनेंट। उत्तरी कोरिया, तो उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया का सियोल होता है। यहाँ पर हान डक सू, हान डक सू यहाँ पर ये जो है यहाँ के पीएम है। यहाँ पर कैपिटल सियोल। यहाँ पर मुद्रा की बात की जाए रुपया की तो ये होता है हमारा वान, क्या होता है, वान। अभी यहाँ पर दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया पहले एक ही था, लेकिन 1945 कब, 1945 में ये क्या हो गया, अलग हो गया दोनों, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। क्यों अलग हुआ, इसमें भागीदारी थी चीन और अमेरिका की, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सब बात याद रखिएगा। 9 नंबर बात करें तो सुपर टाइफून यांगू एक टाइफून है। ये किस देश में तबाही मचाई है, यांगी ये जो टाइफून है, सुनामी जिसको बोलते हैं भारत में, ये कहाँ पर तबाही मचाई है, तो ये मचाई है चीन में। और हम लोग ऐसा करते हैं कि और चीन में तबाही मचाए ताकि हम लोग थोड़ा डेवलप हो पाए। चीन ने इतना ज़बरदस्त, भारत में देखते हैं मोबाइल फ़ोन इतना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, अभी हम लोग इसके धूल के बराबर भी नहीं है चाइना के। तो इससे आशा करते हैं कि तबाही मचाएगी और आगे तूफान, ठीक ना। तो ये चीन में क्या किया है, तबाही मचाया है। हम ऐसे बड़े बन जाते हैं, लेकिन चीन से हम लगभग बहुत ही कमज़ोर है। 1% भी नहीं है चीन की टेक्नोलॉजी के मामले में, एक भी फ़ोन नहीं है यहाँ पर। 80% 90% यहाँ पर देखा जाए तो चाइना का मोबाइल चलाते हैं हम लोग, ओप्पो, वीवो, ये जितने भी होते हैं। सान और एम्फिल जो तूफान होते हैं, एफिल टावर कहाँ पर है, एफिल टावर जो है फ्रांस पेरिस में है ना, लेकिन एम्फिल और सान ये जो सुनामी है ये कहाँ पर, जापान को, ये जापान पर अटैक की है, जापान को तबाही मचाई है। अब देखिए यहाँ पर जापान बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे मेरा फेवरेट अगर कोई कंट्री है तो वो है जापान। जापान बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हमें बहुत सारी सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर ये जो जापान जो है, इस पर 6 अगस्त और 9 अगस्त
9 अगस्त 1945 यहाँ पर 2 परमाणु बम से हमला किया जाता है अमेरिका के द्वारा। एक था लिटिल बॉय, फर्स्ट वाले का नाम था लिटिल बॉय, सेकंड वाले का जो नाम था फैट मैन। ये 2 परमाणु बम गिराया गया था, फर्स्ट हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है ना। हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराया गया था, लिटिल बॉय, फैट मैन। पहला जो बम है, पहला बच्चा छोटा होता है, फिर उसके बाद बड़ा होता है तो मोटा बन जाता है, तो लिटिल बॉय और दूसरा का फैट मैन। 6 अगस्त और 9 अगस्त 2 परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी और हिरोशिमा पर, ठीक है। और उसके बाद भी जापान इतना डेवलप किया है, अभी उसके पेरिस ओलंपिक में उसका प्रदर्शन देखिए शानदार किया है। और भारत में बिना पानी के, भारत में और बिहार में बात करें तो बिना पानी के 8-10 फुट ढह गए थे ऐसे ही। और यहाँ पर हमेशा सुनामी आते रहता है, अर्थक्वेक ज़्यादा सबसे आता है जापान में। 2 परमाणु बम से हमला किया गया था, फिर भी ये देश डट कर खड़ा है। बहुत हमें सीखना चाहिए जापान से, ठीक ना। यहाँ पर फिर अल्वारो की बात की जाए तो अल्वारो जो तूफान है कहाँ पर, मेडागास्कर में आया था। और 2024 का, ये सभी 2024 के तूफान है, सानसान, एम्फेल, अल्वारो और ये जो रेमेल है 2024 का फर्स्ट तूफान था, सुनामी था। कौन था फर्स्ट सुनामी? रेमेल। कहाँ पर आया था? BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में आया गया फर्स्ट तूफान 2024 का था ये रेमेल। तो फर्स्ट तूफान सुनामी आया 2024 का, उसका नाम था रेमेल। रेमेल का अर्थ होता है रेत का राक्षस, जिसका नाम दिया था ओमान। ओमान ने इसका नाम दिया था रेत का राक्षस। रेमेल का अर्थ होता है रेत का राक्षस, और ओमान ने इसका नाम दिया था रेमेल, ठीक ना। यह आया था कहाँ? BOB, बे ऑफ बंगाल में। असना जो है, असना ये आया था सुनामी अरब सागर में, और पाक ने इसका नाम दिया था स्वीकार करना या प्रशंसा करना, इसको कहा था, ठीक है। लास्ट नंबर हमारा 10 नंबर है कि FWD 200B क्या है? FWD और 200B क्या है? तो ये बम वर्षक मानव रहित ये क्या है? विमान है, ठीक ना। बम वर्षा करने वाला मानव इसमें नहीं रहते हैं, विमान है एक। बनाया कौन है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु को बोलते हैं हम लोग सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। कौन? सिलिकॉन सिटी बोलते हैं हम लोग बेंगलुरु को। और बनाया कौन सी? ये कंपनी फ्लाइंग वैग डिफेंस, ठीक ना। बहुत ही अच्छा की है, नहीं तो हम लोग दूसरे से लेना पड़ता था। ये जो बम वर्षक मानव रहित विमान है उससे दूसरे कंट्री से हमें लेना पड़ता था। तो ये कंपनी ने बनाई है, ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु का सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। और यहाँ पर स्पीड की बात की जाए तो 200 से 310 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स खत्म हुआ, और बार बार रिवाइज कीजिएगा। PDF की ज़रूरत हो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, PDF यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक ना। कॉपी से नोट कीजिएगा, कॉपी पर लिखिएगा। चलिए अब राष्ट्रीय हाईवे को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय हाईवे नेशनल हाईवे होता है, NH का मतलब। NH44 जो है सबसे बड़ा है, पहले था NH7, ठीक ना। NH7 में मिला दिया गया NH44 को, अब NH44 बोला जाता है, ठीक है। NH44 जो है सबसे बड़ा है। कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। कश्मीर में तो कन्याकुमारी गाना सुना है ना, चेन्नई एक्सप्रेस का। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी ऊपर से डायरेक्ट नीचे की तरफ जाता है, सबसे लंबा ये है NH44, याद रखिएगा। 3745 किलोमीटर इसका जो है लंबाई है। NH27 जो है दूसरे नंबर पर आता है, पोरबंदर से सिलचर। सिलचर जो है असम में है, ये कहाँ पर है? असम में। तो सिलचर जो है NH27 जो है 3507 किलोमीटर लंबा है, ये दूसरे नंबर पर आता है। पोरबंदर, पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में ना। तो पोरबंदर से सिलचर में, पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था ना, पोरबंदर से सिलचर में ये जाता है, और ये इसकी लंबाई है 3507, ठीक ना। NH48 जो है 2807 तीसरा नंबर पर हमारा आता है, और ये दिल्ली से चेन्नई तक जाता है। कहाँ से? दिल्ली से चेन्नई तक, NH48, ठीक ना। फिर इसके बाद 52 होता है, 52 NH52, ये 2317 किलोमीटर है, और ये संगरूर से अंकोला जाता है। संगरूर और अंकोला क्या है? थोड़ा सर्च कर लीजिएगा कि कहाँ पर है संगरूर और अंकोला, ठीक है। तो ये संगरूर और अंकोला, संगरूर से अंकोला जाता है NH52। NH30 की बात की जाए तो 2040 किलोमीटर है, और ये सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम जाता है, सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम। NH6 की बात की जाए तो ये 1873 किलोमीटर लंबा है, जोराबाट से सीलिंग तक जाता है। NH53 की बात की जाए तो 1781 किलोमीटर ये लंबा है, और हजीरा से प्रादीप तक जाता है, हजीरा से प्रादीप तक। NH16 की बात की जाए, NH16 की बात की जाए तो 17 से 11 किलोमीटर है, और यहाँ पर पूर्वी तट बंगाल की से ये जाता है चेन्नई तक, ठीक ना। NH16। NH66 की बात की जाए, 66 की बात की जाए तो ये 1622 किलोमीटर लंबा है, और ये पनवेल से जाता है,
जल्दी बोल, पनवेल निकलना है, सुना है ना। तो ये पनवेल से जाता है कन्याकुमारी तक। पनवेल शायद महाराष्ट्र में होगा। NH-19 की बात की जाए तो 1435 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। तो NH में, नेशनल हाईवे में बात की जाए तो ये 10 बड़े बड़े क्या है, ये सड़कें हैं। ठीक है, सबसे बड़ा NH 44 हो जाता है, याद रखिए इतना।